तो इस तरीके से जो रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन जो थी उनको बाहर रखा गया था। इसके अलावा टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन ए मेंबर ऑफ द असेंबली ए मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। मतलब वोट वही कर सकता था जो हाई लेवल पर जो टैक्स पे करता, ठीक है। उस सिटीजन्स के लिए ये ज़रूरी होना था कि ये कंडीशंस रखी गई थी कि वो टैक्स पेयर होना चाहिए, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो उसकी जो शुरुआत होती है, जो बिगिन विद द डिक्लेरेशन, जो डिक्लेरेशन जो है राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, इन वर्डिंग से शुरुआत होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है। पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, इससे शुरुआत होती है और इन राइट्स की कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई, ठीक है। राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनलियनेबल राइट्स that is they belong to each human being by birth and could not be taken away, ठीक है। जैसे कोई दूसरा नहीं छीन सकता, ये नेचुरल राइट ये रखे गए कि ये सभी कैसे हैं, प्राकृतिक अधिकार हैं, नैसर्गिक हैं और इनको कोई दूसरा नहीं छीन सकता। इट वाज मेड द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट, ठीक है। और स्टेट की ड्यूटी बनाई गई, सरकार की ड्यूटी निर्धारित की गई कि इन अधिकारों की रक्षा का काम जो होगा वो किसका होगा, स्टेट का होगा, ठीक है, गवर्नमेंट का काम होगा। डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, ठीक है। ये सभी डिक्लेरेशन, मैन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट, ठीक है। मैन कैसा है, वो उसका जन्म कैसे हुआ है, वो फ्री हुआ है, ठीक है, जन्मजात वो स्वतंत्र है और उसके अधिकार कैसे, समान उसके अधिकार हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ ऑल पावर्स रेजिडाइज इन द नेशन, ठीक है। जो उसको अधिकार जो मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे, उसको राज्य से मिलेंगे। एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन, जो एम होगा पॉलिटिकल एसोसिएशन का, प्रिजर्वेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन, उनका जो मैन है, जो सिटीजन्स हैं, उनके राइटों की, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो लिबर्टी है वो वहाँ तक दी जाएगी जब तक वो दूसरे को इंजरी ना करे, जब तक वो दूसरे को नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है। वहाँ तक सभी को ये अधिकार मिलेगा, सभी को लिबर्टी होगी। इसके अलावा जो लॉ बनाया जाएगा वो जनरल विल के खिलाफ नहीं होगा, सामान्य इच्छा के खिलाफ नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा ऑल सिटीजन्स हैव टू द राइट टू पार्टिसिपेट फ्रेमिंग लॉ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सभी की भागीदारी होगी कानून बनाने में, चाहे वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, सभी जो सिटीजन्स हैं उनकी भागीदारी होगी। और सभी जो सिटीजन्स, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट, ठीक है, सभी इसमें समान रूप से भागीदार होंगे। नो मैन मे बी एक्यूज, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन केसेज डिटरमाइंड बाय द लॉ, कानून के खिलाफ, कानून के विरुद्ध किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के अधिकार की बात हुई, जो आज हम अधिकारों की बात करते हैं, इन सब की शुरुआत यहीं से हुई थी। ठीक है, उसके बाद फ्रांस में स्थिति और ज़्यादा टेंशन वाली रही उसके बाद के कुछ सालों में। हालांकि लुई 14वां जो राजा था उसने साइन कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन पर जो बनाया गया था, और लेकिन वो एक सीक्रेट नेगोशिएशंस भी कर रहा था, वो बातचीत भी कर रहा था जो पर्सिया और ऑस्ट्रिया का जो राजा था उनसे, क्योंकि बाहर के जो राजा थे और आस पड़ोस के, उनको भी लग रहा था कि इस तरीके का रेवोल्यूशन उनके यहाँ भी हो सकता है, तो क्यों ना सपोर्ट किया जाए। तो उनसे बातचीत चल रही थी और उनको इस बात के लिए राज़ी हो भी गया था, और वो अपने मिलिट्री, फ्रांस में जो ये रेवोल्यूशन हुए थे उन सबको दबाने के लिए अपनी मिलिट्री भेजें। लेकिन इससे पहले कि वो मिलिट्री भेजते, इससे पहले ही नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर कर दिया 1792 में पर्सिया और ऑस्ट्रिया के ख़िलाफ़।
और तो इस तरीके से पूरे देश भर में देशभक्ति के गीत गाए जाने लगे। और जो वहाँ पर एक पोइटर है, एक कवि हैं जिनका नाम रॉजर डी लाइल, उनके द्वारा एक मार्सिले ये गाया गया, जो बाद में फ्रांस का नेशनल एंथम भी बनता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो रेवोल्यूशनर हुआ था, ये जो वॉर हुई, तो इससे भी काफ़ी इकोनॉमिक लॉस हुआ और काफ़ी लोग इसमें मारे गए। देखिए, इस युद्ध में जहाँ मैन आगे थे, फ्रंट पर थे, वो युद्ध कर रहे थे, इसके अलावा जो महिलाएं थीं वो उनके ऊपर जो लिविंग की, अर्निंग की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, फैमिली को देखने की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। तो इस तरीके से महिलाओं की भी इसमें पूरी तरीके से भागीदारी थी। ठीक है, और इसके अलावा लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर convinced that the revolution had to be carried further as the constitution of 1791 gave political right only to the richer section of the society। ठीक है, तो लोगों में एक ये भी था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो राइट मिले हैं वो भी सिर्फ जो रिचर सेक्शन है उन्हीं को ही मिले हैं, तो उसमें भी अभी काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा लोग मानते थे। इसके लिए जो पॉलिटिकल क्लब्स थे उनमें गर्मा गर्म बहस होती थी इन बातों को लेकर। ठीक है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी तो इन सब पर डिस्कशन होता था, लोगों ने अपने क्लब बनाए हुए थे। तो इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट क्लब था वो था जैकोबिन। ठीक है, वो सबसे सक्सेसफुल रहा था, जैकोबिन क्लब था। और ये जैकोबिन क्लब पहले कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा था ये, इसका नाम। ठीक है, तो ये एक राजनीतिक समूह, पॉलिटिकल ग्रुप का एक हिस्सा बन गया था ये। इसके अलावा इस पीरियड में जो विमेंस थी, महिलाएं थी वहाँ की, वो भी काफ़ी एक्टिव थी, उन्होंने भी अपने क्लब्स बना लिए थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये चेंजेस हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिए, 1792 में गर्मियों में जो जैकोबिन है, उसने जब चीज़ों की महंगाई काफ़ी बढ़ गई तो उससे नाराज़ होकर, उससे परेशान होकर पेरिस वासियों को एक विशाल एक वायलेशन, एक विद्रोह की उन्होंने योजना बनाई। और 10 अगस्त 1792 को की सुबह में उन्होंने जो टुलेरिया था उसके महल पर धावा बोल दिया और राजा के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनको मार दिया गया और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा गया। ठीक है, और बाद में ये जो असेंबली थी उसने शाही परिवार को जेल में डाल देने का उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया। और उसके बाद एक फिर से जो नए जो इलेक्शन करवाए गए, चुनाव करवाए गए, उसमें सभी जिनकी एज 21 ईयर से ज़्यादा होगी सभी को वोटिंग राइट्स दे दिया। इस बार प्रॉपर्टी वगैरह की राइट की जो कंडीशंस थी और कंडीशंस थी उन सबको हटा दिया गया, सभी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे दिया गया, सार्वभौमिक मताधिकार। ठीक है, और ये जो न्यूली जो असेंबली बनी थी इसको कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को असम राजतंत्र जो था, जो मोनार्की थी, उसको खत्म, उसका एंड कर दिया गया और फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। ठीक है, डिक्लेयर फ्रांस ए रिपब्लिक। ठीक है, तो इस तरीके से रिपब्लिक का मतलब क्या है, जिसमें अब राजशाही नहीं होगी, राजा का कोई रोल नहीं होगा, रोल प्ले नहीं होगा। ठीक है, चुनाव जनता ही करेगी, जनता की इसमें पूरी तरीके से भागीदारी कर दी गई। ठीक है, इसके अलावा जो कोर्ट बनाया गया था उसके द्वारा भी जो राजा था उसको मौत की सज़ा दे दी गई।
ठीक है। राजा को भी, जो लुई 14वां था, उसको मौत की सज़ा दे दी गई। और बाद में जो रानी थी एंटोनेट, उसका भी यही हश्र हुआ। तो ये इस तरीके से देख सकते हैं कि फ्रांस में किस तरीके से जो लुई 14वां था, उसकी पावर को कम करते हुए उसकी पावर को पहले रिड्यूस किया गया और बाद में उसको फाइनली फांसी पर चढ़ा दिया गया और सभी के अधिकारों की बात वहाँ पर की गई।